अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम अपना नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। अच्छा, इस टॉपिक में हमने पहली चीज डिस्कस कर ली थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपसे ये कहा था बेटा कि अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो आप कहेंगे उसने एसिडिटी ऑफ फिनोल बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनोल के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम कर देते हैं। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में मैकेनिज्म समझाया था। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन को इस बात पे इम्फेसाइज करवाता है कि वो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करे, यानी डीलोकलाइजेशन के लिए लोन पेयर यूज करे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी ऑफ फिनोल को बढ़ा देते हैं। हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। यानी मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। जैसे सपोज करो हम आज जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने अपनी लास्ट क्लास में विड्रॉइंग का इफेक्ट पढ़ा, तो अब डोनेटिंग का इफेक्ट पढ़ते हैं। पहले मैं एक जर्नल इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे अगर हम फिनोल के साथ, जैसे बेटा ये एक फिनोल है, राइट। अगर मैं इस फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल NH2 सपोज करो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इसकी एसिडिटी के साथ क्या करेगा, उस पर इफेक्ट क्या क्रिएट करेगा, चेक करते हैं। हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने कॉन्जुगेट बेस पे क्या इफेक्ट क्रिएट किया। तो बेटा ये देखिएगा, यानी हमारी डिस्कशन होगी कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, साथ में H+ आयन जिसे आप H3O+ भी कहते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इस कॉन्जुगेट बेस पे। ठीक है, ये है एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। हम हर दफा एसिड को एक्सप्लेन करते वक्त कॉन्जुगेट बेस की बात क्यों करते हैं, वापस से रिपीट करता हूं, क्योंकि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। ठीक है, जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हाई होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है, जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हाई होगी, ज़्यादा होगी, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अब हम चेक करते हैं, जरा देखते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाते हैं बेटा, इससे आसानी से समझ में आ जाएगी बात। लेकिन फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिएगा कॉन्जुगेट बेस की कुछ डायग्राम्स बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है आपका कॉन्जुगेट बेस, थोड़ी इसकी डायग्राम्स देखिएगा, ये करेगा क्या जरा देखिएगा।
ये इसके ऑल्टरनेटिव 3 बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के होते हैं बेटा, NH2। गौर से देखिएगा, NH2 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब ये करता क्या है, अपना लोन पेयर यूज करता है टू मेक डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन, और इस कार्बन को बोलता है अपने इलेक्ट्रॉन तुम अपने एडजेसेंट को डोनेट कर दो। जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा बेटा, ये देखें, ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ये O नेगेटिव है, गौर से देखते रहिएगा। ये हुआ, ये पुराना बॉन्ड हुआ बेटा, इसने डबल बॉन्ड बना दिया N के साथ। बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा नहीं। ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, एडजेसेंट वाले कार्बन से। अब हुआ क्या, इस लोन पेयर को यूज किया इसने टू मेक डबल बॉन्ड हेयर, और इसे कहा तू अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे। बस ये लास्ट सिचुएशन है, इससे तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर तुम कंपेयर करना तो इंशाल्लाह चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी। लुक एट हियर, ये है ऑक्सीजन, यहां देखिए बेटा, यहां पे N लिखा आपने, H, ये H, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और इस जगह पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब आपने दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है, देखें आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। मुझे एक बात बताओ, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, O नेगेटिव अटैच्ड है, उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सोचो क्या ये नेगेटिव चार्ज उस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इनसाइड द रिंग आने की आने को अलाउ करेगा? नहीं, रिपेल करेगा। मतलब कहने का ये है कि ये लोन पेयर अब डीलोकलाइज इजीली नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। मतलब इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने हरकत क्या की है, इसने ऐसा किया कि ऑक्सीजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। उसको बोला तू अपने पास रख लोन पेयर, अंदर मत ला। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा अगर आप वो पुराने वाले कॉन्जुगेट बेस से इसको कंपेयर करो। गौर से देखो बेटा, ये रहा आपका कॉन्जुगेट बेस, लुक एट हियर, सही है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। मैं इन दोनों को साथ साथ लिखता हूं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा और क्लियर समझ में आ जाएगा हुआ क्या था। ये देखें बेटा, दोनों कॉन्जुगेट बेस को एक साथ लिख देता हूं, यानी कि जब फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो इस कॉन्जुगेट बेस में यहां प्लस चार्ज आता है, और जब आप इस कॉन्जुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं बेटा, ये देखिएगा, जैसे मैंने लगाया NH2, तो इस कॉन्जुगेट बेस में इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब आप गौर से दोनों को कंपेयर कर लें, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में लोन पेयर फटाफट डीलोकलाइजेशन के लिए चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो किस में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ हो। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है,
यानी कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों बेटा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी ऑफ फिनोल के ऊपर। इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। That's it. अब इसे हम लिख लेते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताया बेटा, फिर मैंने दोनों केसेस में कॉन्जुगेट बेस आमने सामने रख दिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। यानी ये दोनों मैंने आपके आमने सामने रखे हुए हैं। आप अगर इसको गौर से देखें बेटा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये हुआ क्या है इसके अंदर। मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपको जब रिवीजन वगैरह करें तो आपको याद रहें चीजें बेटा। मैं इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करता हूं, आपको याद रहें। पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन with drawing group will increase the stability of conjugate base. Electron withdrawing group will increase the stability of conjugate base because it decreases availability of lone pair of electron to accept proton. Hence, acidity of phenol increases. ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए बेटा। एक पार्ट, एक छोटा सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए भी लिख देता हूं ताकि जो मैंने कहा उसे मैं जरा थोड़ा समराइज फॉर्म में लिख देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए बेटा आपको। मैंने कहा आपसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप electron donating group will decrease the stability of conjugate base. क्यों? Because it increases availability of lone pair of electron to accept photon.
consequently acidity of phenol decreases। इसके साथ ही हमारा एसिडिटी ऑफ फिनोल वाला पार्ट खत्म हुआ। बस यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, अब इसको और कंटिन्यू करने से पहले एक जर्नल बात बोल रहा हूँ। अच्छा, हमेशा ना एक जर्नल बात याद रखिएगा, जर्नल बात। आपको याद होगा मैंने बेंजीन के अंदर आपसे एक जर्नल बात की थी। केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर जगह इंप्लीमेंट होती हैं, एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बेंजीन वाले केस में एक बात बोली थी, दुनिया का कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो हमेशा स्टेबल होगा। अच्छा, ये जर्नल बात मैंने कही क्यों? क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, इंगेज है डीलोकलाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे ना भाई। अगर आप कहीं पे मसरूफ हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई काम छूट जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे बेटा, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगी जो चीज रिएक्शन ना करे। तो मैंने आपको कहा था एक जर्नल बात याद रखना, जहां जहां डीलोकलाइजेशन होती है वहां वहां कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। एक बात। दूसरी बात, आज फिर एक जर्नल बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनोल की एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनोल की एसिडिटी को कम करते हैं। आपको पता है जर्नली भी यही होता है। आप फिनोल को साइड पे रखें, दुनिया का कोई भी एसिड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, एसिडिटी बढ़ेगी। मैं सिर्फ फिनोल की बात नहीं कर रहा हूं, जर्नल बात कर रहा हूं। अब आपको कोई भी दुनिया का कोई एसिड दे दे, बोले यार ये एसिड है, मैं चाहता हूं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आप उसको जर्नल एक बात बोल सकते हैं क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई बोले कि यार मैं चाहता हूं इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाए, आप उस एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे। तो ये जर्नल भी ऐसा, जर्नली भी ऐसा होता है। ये सिर्फ फिनोल के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द केमिस्ट्री। आप ऑर्गेनिक का कोई भी एसिड उठा के देख लें, यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर ये सारे काम होते हैं। अगर ये वाली बात आप कार्बोक्सिलिक में इंप्लीमेंट करें, हो जाएगी। आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, हो जाएगा। आप चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ और कम हो जाए, और ज्यादा वीकेस्ट एसिड हो जाए, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दे, कम हो जाएगा। तो ये जर्नल बात बता रहा हूं कि एवरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase the acidity and every electron donating group will decrease the acidity of acid. It's not just for phenol, it's for everyone, for every acid beta. मैं आगे बढ़ता हूं। ये हो गए, हमने एसिडिटी डिस्कस कर ली। छोटा सा एक टॉपिक हमारा और है इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कि आज फिनोल को एंड कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल बेटा। रिएक्शंस ऑफ फिनोल। सबसे पहला रिएक्शन फिनोल का बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे अक्सर पूछता है तंग करने के लिए भी, वो है ब्रोमिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, ब्रोमिनेशन तो हमने पहले भी किया है। मैं आपको बताऊं, ब्रोमिनेशन में आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, थर्ड टाइम। एक दफा आपने ब्रोमिनेशन पढ़ा अल्कीन में, एक दफा आपने ब्रोमिनेशन पढ़ा बेंजीन में, और अब आप ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं फिनोल के अंदर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस ब्रोमिनेशन? ऐसा आप क्यों कहते हैं कि ये ज़रा इंपॉर्टेंट है? इसलिए कहता हूं बेटा इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमिनेशन इज टेस्ट फॉर फिनोल, टेस्ट फॉर फिनोल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, क्या इससे पहले ब्रोमिनेशन किसी सब्सटेंस का टेस्ट था? था, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए क्या करते हो? ब्रोमीन डालते हो,
और बेटा अगर ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाती है, आप बोलते हो ये अनसैचुरेटेड है। और अगर ब्रोमीन ब्राउन रहे, रिमेन्स ब्राउन रहे, तो आप उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। तो आपने ब्रोमिनेशन इससे पहले कहाँ यूज किया है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। ये दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रोमिनेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ फिनोल। हाउ? लेट मी टेल यू हाउ। ऐसे बेटा, अगर आप किसी फिनोल में एक्वस ब्रोमीन डाल दें, फिनोल में Br2 एक्वस डाल दें, तो बेटा ये बना लेता है ट्राइब्रोमोफिनोल। देखिएगा जरा गौर से बात को, ये फिनोल है, ट्राइब्रोमो, Br और Br। मैंने 3 स्पेसिफिक जगहों पे Br क्यों लगाया बेटा? इसलिए कि याद रखना, ओरिएंटेशन का ख्याल रखना, क्योंकि OH कौन सा ग्रुप होता है? 246, तो हमें 246 पे लगाना था। इसे जर्नली कहते हैं ट्राइब्रोमो फिनोल, TBP, ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये होता है टेस्ट, वाइट PPT। ये हो गया आपका टेस्ट। यानी अगर आपको कभी किसी कंपाउंड में फिनोल को आइडेंटिफाई करना हो, आप उसमें एक्वस ब्रोमीन डाल दें, डाल दिया, तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेंगी? वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, एक दफा इसने ऐसी हरकत की है कि 2 मार्क्स की 2 ऑब्जर्वेशन पूछी है, तो एक तो वही पुरानी वाली है, ब्रोमीन डीकलराइजेस, ठीक है। तो अगर कभी वो तुमसे 2 मार्क्स का पूछे तो आप लिख सकते हैं ब्रोमीन डीकलराइजेस, ब्रोमीन डीकलराइजेस। याद रखिएगा बेटा, इसमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो जरूरत नहीं पड़ती। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें फिनोल एज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिहेव कर रहा होता है, जो कि रिंग की रिएक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। उनमें से एक ये है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने इसे बैलेंस नहीं किया, आप चाहो तो उसको बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ 3 लगाकर और साथ में 3HBr भी लिख सकते हो। बट वो आपसे पूछता नहीं है, आपसे बेसिकली ऑब्जर्वेशन पूछता है और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है। तो इसमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? OH इस एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, ये जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हो गया पहला टेस्ट, टेस्ट फॉर फिनोल यानी कि ब्रोमिनेशन बेटा। हमारा सेकंड रिएक्शन नंबर 2, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में तुम्हें तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नाइट्रेशन मैंने आपको पढ़ाई थी बेंजीन के अंदर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड रिएजेंट था और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट था। अगेन यहां कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने तुम्हें नाइट्रेशन पढ़ाया था मिथाइल बेंजीन में, टोलीन के अंदर, वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इन केसेस में जरूरत नहीं है। नाइट्रेशन के अंदर बस याद रखिएगा बेटा, फिनोल की नाइट्रेशन मिथाइल बेंजीन और बेंजीन से डिफरेंट होती है। वहां कंडीशंस डिफरेंट थी, यहां कंडीशंस डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप फिनोल को नाइट्रेट करना चाह रहे हैं तो 2 तरीके हैं। आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करें
कोई कंडीशन नहीं है, जैसे वहां पे था ना टेम्परेचर 50 अबव 50, ऐसा कुछ नहीं है। तो कीप इन माइंड, फिनोल की नाइट्रेशन मिथाइल बेंजीन और बेंजीन दोनों से डिफरेंट होती है। उसका रीजन क्या है? इस OH एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, ठीक है, डिफरेंट होती है। अब जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे बेटा, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट देगा बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। याद रखिएगा, OH ग्रुप 246 डायरेक्टर होता है बेटा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है नाइट्रो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगे बेटा। दूसरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है नाइट्रो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगे। 6 वाली बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2 और 6 पोजीशन सेम होती है, याद है ना। तो बेटा एक बन सकता है 2 नाइट्रोफिनोल, ये हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनोल, और बेटा ये हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल। तो 2 नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल। अच्छा, अब अगर आप इसको मैं सपोज करो, इससे कहता हूं कैटेगरी ए। आप वहां पर नाइट्रेशन दो तरह से हो रही थी, सही है, मोर सब्स्टिट्यूशन और लेस सब्स्टिट्यूशन, मिथाइल बेंजीन में बेंजीन में। और वो किस बेस पे हो रही थी? टेम्परेचर बेस पे। यहां टेम्परेचर बेस पे नहीं होती, वहां पे कैटलिस्ट था, यहां कैटलिस्ट भी नहीं होता। अब देखिएगा जरा बी, आपको इंशाल्लाह फर्क समझ में और अच्छा आ जाएगा फिनोल की नाइट्रेशन में और मिथाइल बेंजीन और बेंजीन की नाइट्रेशन में बेटा। बी सेकंड वाला देखिएगा, अगर अगर हम फिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, लाइक दिस, तो बेटा एक प्रोडक्ट बनता है विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ये देखें आप, वही काम जो आप टेम्परेचर से कर रहे होते हैं, वही काम यहां पे किससे हो रहा होता है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशंस चेंज करने से। NO2, 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 ठीक है। इसे लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ओरिएंटेशन का ख्याल रखा है मैंने, 246 पे लगाया है। इसे हम लोग जर्नली कहते हैं बेटा, इट्स अ ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल को TNP भी कहते हैं, TNP। आपको याद है TNT समझाया था मैंने? हाँ भाई, TNT याद है? ये TNP है, वो TNT था, वो था ट्राई नाइट्रोटोलिन, एक्सप्लोसिव था। ये भी एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव। देखिए ये भी एक्सप्लोसिव होता है, जैसे TNT था बेटा। इसका एक जर्नल नाम भी है, इसे लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कुछ लोग, जंगली लोग, इसे पिकनिक बोलते हैं, पिकनिक नहीं है, बेसिकली पिक्रिक एसिड है, ऑल्सो नोन एज पिक। पता नहीं, जड़ नाम से थोड़ी आता है, जैसे आपको पता होना चाहिए बस, का नाम नहीं। तो ये TNP एक्सप्लोसिव होता है बेटा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दिस इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। जैसे यूज पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो आ, अच्छा, आर्टिफिशियल हेना बनाने में भी यूज होता है, इंग्रेडिएंट होता है। ये जो लोग बाल कलर्ड करते हैं ना, कलरिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर भी इसके इंग्रेडिएंट यूज होते हैं।
अब उसका हरगिज ये मत को, जैसे किसी को बताओ ना कि अगर ये आर्टिफिशियल हेना में होती है और कलरिंग के लिए वगैरह यूज होती है, तो लोग समझते हैं कलर लगाने के बाद एक्सप्लोजन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी रिएक्शन करने के लिए ना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल को आग लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं पेट्रोल पड़ा आग लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना। कहीं बम पड़ा खुद ब खुद फट जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चाहिए होती है, तो वो इनिशिएट करने के लिए तो चीजें चाहिए होंगी ना बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। बस आप, मुझे यकीन है आप इन दोनों में फर्क समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड यूज करें तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डाइल्यूट यूज करें तो लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है इसके अंदर। अब आते हैं इसके कुछ और छोटे छोटे रिएक्शंस, बाकी वही बेटा, अल्काइलेशन, एसाइलेशन सारे सेम है, कोई रॉकेट साइंस। एक मैं एहतियातन आपको बता देता हूँ, ये नाइट वैसे जरूरत होती नहीं है बट फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन हो जाए इसमें, अल्काइलेशन हो जाए, हेलोजिनेशन हो जाए, वगैरह वगैरह, सब वैसे ही है जैसे मिथाइल बेंजीन और बेंजीन में थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मैं मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता रहा आपको, मैंने डाई सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पहले भी बताया है, तो जरूरत नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें, जैसे अबे यार हेलोजिनेशन नहीं, हेलोजिनेशन तो हम ब्रोमिनेशन को भी कह सकते हैं ना, छोड़ो इसको, हम डायरेक्ट करवा देते हैं अल्काइलेशन, ठीक है। सॉरी, हम इसे कर लेते हैं अल्काइलेशन। हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन को भी बोल सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अल्काइलेशन देखिएगा, अल्काइलेशन में फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे आप चाहते हैं फिनोल में अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो CH3Cl चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कैटलिस्ट चाहिए होगा। अच्छा, अब यहाँ ना बच्चे एक एक बड़ा मासूम सा ऑब्जेक्शन करते हैं, सर आपने तो कहा था कैटलिस्ट यूज नहीं होता। हाँ मैंने बिल्कुल कहा था, तो सर आप कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्या अब आपका OH एक्टिवेटिंग नहीं रहा क्या, है ना। मतलब पहले आप कह रहे थे OH एक्टिवेटिंग होता है, हाँ होता है, तो अब इसमें क्यों कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मत यूज करें। बताता हूँ, असल में आप एक चीज भूल रहे हैं, मैं समझाता हूँ, देखिएगा। इसमें कैटलिस्ट यूज क्यों करना है, लिखना है पेपर में, ये अगर ये लिखोगे नहीं ना कैटलिस्ट, तो मार्क्स नहीं देगा। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। ऊपर वालों में जरूरत नहीं थी, नीचे इस वाले में जरूरत क्यों होती है, देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, लुक एट हियर। पहले तो ये दो बना दूं ना मैं, आप 2 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। ये हो गया 2 मिथाइल फिनोल बेटा, और ये होता है 4 मिथाइल फिनोल। अच्छा, अब सवाल ये कि सर आप इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका कैटलिस्ट ही इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। याद करो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये देखो जरा स्टेप 1 देखिएगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप सबको याद आ जाएगा। एक्चुअली हमें यहाँ कैटलिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि CH3Cl होगा, अगर AlCl3 होगा तो ये देगा CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेटा, और साथ में देगा AlCl4 नेगेटिव। अब आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, आपको पूरी लॉजिक समझ आ जाएगी कि यहां मैंने कैटलिस्ट क्यों यूज किया। इसी तरह अल्काइलेशन के अंदर भी कैटलिस्ट यूज करूंगा, ठीक है। इसी तरह सॉरी, एसाइलेशन के अंदर भी कैटलिस्ट यूज करूंगा। जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में कैटलिस्ट का हाथ होता है, वहां कैटलिस्ट यूज करना जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा। तो जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन बना के दे रहा है आपको, कैटलिस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है, आपको याद होगा जब आप
AS लेवल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो आपका रिएक्शन इनिशिएट कौन करता है? कैटलिस्ट, साइनाइड आयन। जो पहले साइनाइड आयन रिएक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, वो कहां से प्रोवाइड किए होते हैं? कैटलिस्ट। इसीलिए हम कहते हैं, सही है। तो यहां पर कैटलिस्ट लिखना जरूरी है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये जो भी रिएक्शंस हैं, वो चाहे एसाइलेशन पूछे, अल्काइलेशन पूछे, उनमें कैटलिस्ट यूज होगा। नाइट्रेशन के अंदर कैटलिस्ट यूज नहीं होता बेटा। हमारा फोर्थ और आखिरी रिएक्शन है फिनोल का, लास्ट जो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। 4 रिएक्शन है। चौथा रिएक्शन है हमारा फिनोल का बेटा, एस्टर फॉर्मेशन, एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन या कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सा है। यहां पे ना एग्जामिनर आपको अक्सर, आपके जो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको ट्रिकी सवाल देता है, वो कभी कभी ये दे देता है कि अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें बेटा, तो कभी कभी कुछ केसेस में लिखता है कि इफ देयर इज नो रिएक्शन, राइट नो रिएक्शन। यानी जरूरी नहीं है उसने जो आपको रिएजेंट दिए वो रिएक्ट भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्शन ना हो। तो अक्सर ना बच्चे एस्टर को दिमाग में रख के ना कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। जैसे एस्टर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, एस्टर होता है। सी ओ ओ सी, एस्टर बनता है ना। तो लोग समझते हैं शायद सी डबल बॉन्ड ओ वाला होगा तो हम मिला के एस्टर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सिली मिस्टेक्स बताता हूं आपकी, जो आप कॉमनली करते हो, कॉमनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, पहली कॉमन मिस्टेक देखिएगा। अगर आप फिनोल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, तो शक्ल से देखने में लगता है एस्टर बन जाएगा। कैसे? आप OH जो है वो एक का हटाएं, H दूसरे का हटाएं और लगा दें तो एस्टर बन जाएगा। लेकिन आपको पता है रियल में ये रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। सवाल ये है क्यों? तो थोड़ा सोचें क्यों। दोनों एसिड है बेटा। दो एसिड मिलकर के थोड़ी कार्बोक्सिलिक और एस्टर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक क्या है? एसिड। फिनोल क्या है? एसिड। तो दो एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं? जी नहीं, नो रिएक्शन। मैंने कहा ना, हम कभी कभी पेपर में सिली मिस्टेक्स करते हैं। हमें लग रहा होता है बस जाके मिला दो इनको, खत्म हो गई बात। ऐसा रियल में नहीं होता। आगे देखिएगा। इसी तरीके से बेटा दूसरी सिली मिस्टेक देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह से बात समझ में और अच्छी आ जाएगी आपको। कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो फिनोल एक एसिड है, अगर हम इसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दें तो एस्टर बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर जो इससे एस्टर बनाते हैं, तो मुझे तो उनकी अकल पे हैरानगी इस पे होती है कि एस्टर के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। तुम चेक करो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एस्टर कहां से बना रहे हो? तो पहली बात तो ये है कि एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, राइट? उसमें होता है ना, वो है ही नहीं इसमें। तो अफसोस की बात है कि कुछ लोगों में बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं है, वो एस्टर बना के बैठे हैं। अबे भाई, सी डबल बॉन्ड ओ कहां से ले आया तू इसमें? तो नहीं होता रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी लॉजिकल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? क्योंकि बेटा एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनता है। फिनोल और अल्कोहल से एस्टर कब बना या कब रिएक्शन हुआ? कोई रिएक्शन ही नहीं। अगेन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि सर दोनों एसिड्स है तो रिएक्शन नहीं हो रहा, हाँ ये भी कह सकते हो। आपको याद होगा ना, हमने जब कंपैरिजन किया था एस वीक एसिड्स का आपस में, तो हमने उसमें एक वीकेस्ट एसिड को इथेनॉल भी तो था, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे उसमें था। बट फिनोल और अल्कोहल का कोई कॉम्बिनेशन, कहीं कोई एस्टर वेस्टर की फॉर्मेशन नहीं है, सी डबल बॉन्ड हो ही नहीं इसमें। तो सवाल ये एस्टर कैसे बनता है? गुड।
तो बेटा जवाब सुनिए, इसका एस्टर कैसे बनता है। इसका एस्टर बनता है, अबे ये फिर से रीस्टार्ट होने वाला है मुझे लग रहा है। खैर, इससे पहले कि ये रीस्टार्ट हो, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बच गया। कल भी ऐसे ही हुआ था ना लास्ट क्लास में, कि मैं जैसे ही उसका मैंने किया, आई थिंक नोट में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही है। ओके खैर, यहाँ देखिएगा बेटा, एस्टर बनता कैसे है, यानी अगर हमें फिनोल से एरोमेटिक एस्टर बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा आपको एएस याद दिलाता हूं। अगर आप फिनोल को बेटा एसाइल हैलाइड से रिएक्ट कराएं, आपको याद है ना, एसाइल हैलाइड, वो काम जो कार्बोक्सिलिक कर सकते हैं वो एसाइल हैलाइड भी कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से एस्टर बनता है, अल्कोहल और एसाइल से भी एस्टर बनता है। जैसे अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनता है, इसी तरह अमाइन और एसाइल हैलाइड से भी अमाइड बनता है। यानी वो काम जो कार्बोक्सिलिक कर सकता है वो काम कौन कर सकता है, एसाइल हैलाइड। देखो वही काम हो रहा है। अब आप देखिएगा बेटा, अगर ये एसाइल हैलाइड, ठीक है, इस फिनोल के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये बनाता है एस्टर, ये होता है एरोमेटिक एस्टर। साथ में HCl बन जाएगा। कैसे बेटा, ये Cl हटा, ये H हटा, तो क्या बन गया, HCl। ये होता है आपका एरोमेटिक एस्टर बेटा, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एस्टर। वन लास्ट पॉइंट, खत्म हमारा फिनोल बेटा, ठीक है। एक आखिरी बात और बताऊंगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक यानी फिनोल वाला टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा बेटा, और इसका नाम है ऑल्टरनेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। ये अक्सर तुम्हें मार्किंग स्कीम में भी मिलता है बेटा, ऑल्टरनेटिव टेस्ट फॉर फिनोल, ऑल्टरनेटिव टेस्ट फॉर फिनोल। अच्छा, मैं इसे ऑल्टरनेटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको फिनोल के 2 टेस्ट बता चुका हूं, तो ये तीसरा हो गया ना। अब इसको भी ऑल्टरनेट नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा, मैंने अभी जब फिनोल स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पे कोई फिनोल की प्रेजेंस चेक करना चाह रहा हो, उसमें सोडियम डाल दे, तो सोडियम OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन की फिजिंग देगा, फिजिंग, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्ट फॉर फिनोल है, और टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप भी यही है। क्या रेशो होता है, 2:1 का रेशो होता है। अगर OH ग्रुप 2 है तो हाइड्रोजन हाफ होगी, 1 होगी। यानी अगर OH ग्रुप 1 है तो हाइड्रोजन हाफ मोल होगी, तो 2:1 का रेशो है। मैंने आपको, अब मेरे पिछले लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा एक दफ़ा, मैंने उसमें आपको बताया था कि सोडियम टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक भी है, और टेस्ट फॉर फिनोल भी है, तीनों का टेस्ट है। इसी तरीके से फिर हमने सेकंड टेस्ट किया फिनोल का, ब्रोमिनेशन, वाइट पीपीटी। इसीलिए इसे क्या कह रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव टेस्ट। तो याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज ना आ जाए मार्किंग स्कीम देख के, इसलिए मैं एहतियातन इसे बता देता हूँ बेटा। याद रखिएगा, अगर आप फिनोल को FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएं बट pH 7 रखें, न्यूट्रल कंडीशन रखें, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल, तो ये आपको पर्पल कलरेशन देता है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो ये पर्पल कलरेशन देता है। तो ये जो पर्पल कलर होता है ये कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है, और इसको हम इंशाल्लाह अपनी जब ट्रांजिशन एलिमेंट का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे डिटेल के साथ, पर्पल कलरेशन। तो ये एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट है
कि अगर आपके पास सोडियम अवेलेबल नहीं है, आपके पास ब्रोमीन अवेलेबल नहीं है, तो आप न्यूट्रल आयरन 3 क्लोराइड डाल दें इसके अंदर, तो ये आपको क्या देगा बेटा, पर्पल कलरेशन देगा। तो वो कलर पर्पल हो जाएगा उसका, तो उससे पहचान जाएंगे कि इसके अंदर फिनोल है। तो ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट याद रखने वाली बात है, याद रखिए। इसके साथ ही हमारा फिनोल वाला टॉपिक खत्म हो गया, फिनोल टॉपिक खत्म हो गया हमारा इसके साथ। और हम we couldn't save your edits, look at here। खैर चलो छोड़ो, वैसे भी हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी दफा का। तो हमने किया क्या बेटा, जरा वो याद रखिएगा। हमने किया क्या, हमने ये किया भाईजान, आपको तो मैं बुला भी नहीं रहा हूँ, ओके। ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, एक तो इन लोगों के नेट वगैरह में ना बड़े मसले हैं। खैर स्क्रीन स्टार्ट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस बेटा, शुक्र है आखिर में हुई है डिस्टरबेंस, ये इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। तो बेटा मैं ये कह रहा था आपसे कि ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट है, इसके साथ ही हमारा फिनोल वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। हमारा नया टॉपिक होगा अमाइंस, अमाइंस नया टॉपिक। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास से अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।